मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का ये जो फर्स्ट लेसन है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट लेसन है, लेसन फर्स्ट प्लेटो। और प्लेटो का भी ये सेकंड पार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें हम जो प्लेटो के बारे में थोड़ा बात, उनके जीवन परिचय और उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे इनकी न्याय व्यवस्था यानी प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। और अब देख रहे हैं रिपब्लिक। ये तो आपको पता ही होगा, रिपब्लिक सबसे उत्कृष्ट क्या है कि प्लेटो की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है, तो रिपब्लिक आता है, गणराज्य, ठीक है ना। और इसको ये भी पूछा जाए कि अगर रिपब्लिक न कहें तो दूसरा नाम क्या है इसका, और इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्याय, जिसको यहाँ पे कहते हैं कंसर्निंग जस्टिस, ये प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है इसका दूसरा नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आगे हम देखते हैं कि ये न्याय पर लिखा हुआ सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। इसलिए इसके बारे में बारकर जो एक विद्वान है उन्होंने क्या कहा है, बारकर ने कहा है यह मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। कौन सा? रिपब्लिक। यानी मानव दर्शन को समझने के लिए एक ऐसे प्रयास के तौर पे लिखी गई है जो सही साबित होती है, बारकर ने कहा। ये तो हमने जाना इनके। अब इनके अलग अलग पार्ट है, इसके 5 पार्ट है इस पुस्तक के। और विशेषतर जो तीसरे, चौथे और 5वें पार्ट में रिपब्लिक के अकॉर्डिंग जो न्याय क्या है वो समझाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। यहाँ पे प्लेटो के अनुसार न्याय संबंधी धारणा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो न्याय संबंधी धारणा यानी जिस तरह के अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग न्याय की बात कही है, वैसे प्लेटो ने भी अपने अनुसार अपने न्याय की जो विचार है वो प्रस्तुत किए हैं। और इसी के साथ साथ प्लेटो ने कुछ विद्वानों के विचारों का खंडन भी किया है। कोई कहता है ये न्याय है, तो प्लेटो ने कहा अगर ये ऐसा होता तो फिर न्याय कैसे हो पाता सही। तो हम पूरा यहाँ पे जानेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। और जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय के संबंध में क्या धारणा है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है। रिपब्लिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करता है। रिपब्लिक में उसकी न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग ऑफ जस्टिस है। तो बारकर ने आगे लिखा है, चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। यानी किसी भी तरह से अगर प्लेटो न्याय को इग्नोर नहीं कर सकता है, अगर वो सोफिस्ट वर्ग का विरोध कर रहा है, फिर भी इसकी मूल धारणा न्याय के संदर्भ में है। तो न्याय की इस धारणा में कहा है प्लेटो ने, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, मैंने पहले बताया है आपको। हाँ, क्या है प्लेटो के अनुसार न्याय? प्लेटो कहता है व्यक्ति को अपना कर्तव्य, अपना काम करना है, दूसरों के काम में टांग नहीं डालना है। तो प्लेटो के अनुसार यही है कि अपना कार्य करना है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है, यही न्याय। तो ये तो बखूबी आपने समझ लिया है। अब प्लेटो दूसरे विद्वानों के न्याय संबंधी विचारों में क्या कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले कि न्याय के संबंध में अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु ने कहा है कि न्याय वह सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे से बातचीत व्यवहार करते हैं, जो कम्युनिकेशन जो होता है, टॉकिंग वगैरह, तो उसी को न्याय कहते हैं। ये बात कही है अरस्तु ने। तो आगे देखते हैं, प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालिक समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का विवेचन और खंडन भी किया है।
यानी इसने अपने न्याय संबंधी विचार देने से पहले उस समय न्याय के बारे में लोग क्या समझते थे, विद्वानों ने क्या बात कही है, उनका विवेचन किया और उसके ऊपर अपने विचार दिए, यानी उनके विचारों पर खंडन भी किया है। तो बहुत ही अच्छे विचार हम यहाँ पे समझेंगे, आपको इसको समझना होगा। तो देखते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय संबंधी धारणा में अगर हम देखें तो इसकी जो प्रमुख धारणाएं हैं उसमें पहली है परंपरागत सिद्धांत। न्याय संबंधी धारणा में प्लेटो का परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है, हम यही समझेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्याय संबंधी धारणा में प्लेटो के सिद्धांत बताइए। तो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से लिख भी पाओगे। तो देखिए, सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है जो परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित। तो फिर एक प्रश्न और बन गया। अब बोलिए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि प्लेटो ने न्याय संबंधी जो विचार दिए हैं वो किस आधार पे दिए। तो आप ध्यान रखेंगे, न्याय के संबंध में आधुनिक समय में जो विचार देते हैं वो विधि के अनुसार होते हैं, कानून संबद्ध होते हैं, लेकिन प्लेटो के न्याय संबंधी जो विचार है वो नैतिकता पर आधारित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो आगे देखते हैं। तो प्लेटो के संवाद में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिपालस ने और उसके बाद उसके पुत्र पॉलीमर्कस ने किया। तो सिपालस क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। सिपालस कहता है सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुकाना या चुका देना ही न्याय है। जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कहा ना कि विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं न्याय के संदर्भ में और प्लेटो ने उसका विश्लेषण और खंडन किया है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं सिपालस क्या कहता है। तो सिपालस कहता है कि न्याय क्या है। तो सिपालस कहता है कि सत्य बोलना, क्या करना, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना। तो सिपालस ये कहता है कि सत्य बोलिए और दूसरों के ऋण को चुका दीजिए, मतलब ये न्याय है, ये बात कहता है सिपालस। तो फिर प्लेटो ने कहा चलो मान लेते हैं कि ये न्याय के बारे में बात वो सही कही गई है, लेकिन अगर कोई दुश्मन देश का व्यक्ति पूछे एक व्यक्ति से कि भाई तू अपने देश का कोई गुप्त रास्ता, गुप्त षड्यंत्र या गुप्त मार्ग बता दे, तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है उस देश का वो झूठ बोल दे, या फिर ये मान लीजिए कि किसी दुश्मन देश के व्यक्ति ने कहा कि तेरे देश का गुप्त भेद बता दे, तो अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सत्य बोलूँगा तो न्याय होगा, मतलब वो अपने देश का गुप्त भेद बता दे, दुश्मन व्यक्ति को अपने देश का भेद बता दे, तो सिपालस के अनुसार तो न्याय होगा। लेकिन क्या वास्तविक में न्याय होगा? हम ऐसा करेंगे तो पूरे देश के साथ गद्दारी होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह से प्लेटो ये कहता है कि अगर ऐसा देखा जाए तो ये न्याय का सही अर्थ नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि ऋण चुका दो। अब दूसरों का ऋण चुका दो और न्याय है, तो इस बारे में देखो प्लेटो क्या कहते हैं। व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला व्यक्ति पागल हो जाए तो अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं है वरन अन्यायपूर्ण कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी से मैंने अस्त्र उधार ले लिए,
अब जब जिससे लिए थे वो खतरनाक हथियार, यार वो व्यक्ति अब पागल हो गया है, तो मतलब मैं उसको वापस ऋण चुका दूँ, उसको वापस अस्त्र दे दूँ, तो पागल व्यक्ति को अस्त्र देना मतलब कहाँ का न्याय होगा? वो तो खुद को मारेगा या दूसरों को मारेगा। तो इस तरह से प्लेटो ने सिपालस के न्याय संबंधी विचारों का पूरी तरह से खंडन किया है। समझ में आ गया है? तो इस तरह से आगे और बात करते हैं कि यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शत्रु के प्रति बुराई करना न्याय है? शत्रु के प्रति बुराई करना न्याय है या नहीं? तो यह नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के ही विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति पहले से खराब है उसको और बुरा करे तो ये कहाँ का न्याय होगा? नहीं हो सकता है। इस सबके अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिपालिस और पॉलीमर्कस द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है वे नितांत व्यक्तिगत यानी पर्सनली हैं। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाज के लिए अहित करे, यानी पर्सनल दृष्टिकोण समाज के हित में कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की अपेक्षा करेगा, ऐसा व्यक्ति समाज की अपेक्षा करेगा। समष्टि के कल्याण की अगर दृष्टि से देखें तो कार्य ही न्याय हो सकता है। उपयुक्त कारणों से प्लेटो, यानी इन सभी कारणों को जो मैंने आपके सामने रखे उनके अनुसार प्लेटो इनके न्याय की परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है। आगे देखते हैं दूसरा सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, क्रांतिकारी सिद्धांत। ओके, तो ये प्लेटो के द्वारा न्याय संबंधी धारणा का दूसरा सिद्धांत है। अब इसमें आप समझ लेना कि ये किस तरह से सिद्धांत और क्या बातें हैं जो हमें आपको ग्रहण करनी है। ओके, तो देखिए प्लेटो की रिपब्लिक इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थेमिक्रस ने किया है। क्रांतिकारी सिद्धांत इसके संदर्भ में विचार पॉलीमर्कस ने दिए नहीं है। किसने दिए हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से सिपालस के बारे में हमने समझा है इसी तरह क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे थ्रेमिकस। ओके, थ्रेसी थोड़ा सेंज है इसमें नाम, थ्रेसिमेकस। देखो प्लेटो ने सिद्धांत क्यों रखा? क्योंकि थ्रेसिमेकस के सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी करनी थी, विश्लेषण करना था और खंडन करना था। तो देखिए थ्रेसिमेकस, अब थ्रेसिमेकस ने क्या कहा है, यानी थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय क्या है? तो देखिए उन्होंने कहा है शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि शक्तिशाली का हित ही साधन ही न्याय है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। मतलब ये मानता है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही न्याय है, यानी जिसके पास पावर है इसका मतलब वो न्याय कर रहा है। तो जिसके पास पावर है वो न्याय कर रहा है। आप संतुष्ट है क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति यानी जिसके पास अगर शक्ति आ जाए तो भ्रष्ट हो सकता है, तो न्याय तो क्या खाक करेगा। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि क्या ये सही है, यानी अपने शब्दों में भी देखें और प्लेटो क्या कहता है वो भी समझेंगे। तो देखें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण हैं। पहला, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरी ख्वाहिश पूरी करूं, ठीक है ना, किंतु केवल शक्तिशाली ही सफल होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पावर है वह व्यक्ति सफल हो जाता है अपने काम में। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानून के पालन में ही न्याय। अब सरकार है वो सबसे शक्तिशाली होती है और वह जो करे न्याय है, केवल शक्तिशाली ही न्याय कर सकता है, ये मानना है उनका। दूसरा विचार थ्रेसिमेकस का है, शासक के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है।
इसके अलावा दूसरे जो राज्य में हैं वे दूसरों का हित करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, वही न्याय है। तो इस तरह से हम ये पढ़ने के बाद दो बातें थैमिकस की सामने आ रही है। अब वो दो बातें क्या हैं? तो देखिए, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है, मतलब शक्तिशाली स्वयं न्याय करता है। पहला तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट है अन्याय, अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। अब ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दो पॉइंटों के साथ साथ आपको ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यानी थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति, अगर जिसके पास शक्ति है, शक्ति जिसको मिली है, वह जो करेगा वो न्याय होगा। दूसरा, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ कर है, ये आपको समझना है। अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ कर है, ऐसा ये मानता है। तो इन दोनों का खंडन हम यहाँ पे करेंगे। तो प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उनका कथन है कि शासन करना एक आर्ट, एक कला है, और सभी कलाओं का लक्ष्य अपने स्वार्थ सिद्धि करना नहीं है। और सभी कला, सभी आर्ट हैं वो स्वार्थपूर्ण नहीं होती हैं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना जिनके साथ उसका संबंध होता है। जिस प्रकार, इसके बारे में क्लियर से समझ लीजिए खंडन क्यों है। तो देखें, जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियां को दूर कर उसकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, यानी बच्चे में जो गलतफहमी उसको निकाल कर उसके इंटरनल पावर को लाइटिंग जगाता है, यानी उससे एक उजाले की तरफ ले जाता है, शिक्षित करता है, उसकी शक्तियों को जागृत करता है। उसी प्रकार शासक का लक्ष्य, राजा का लक्ष्य प्रजा के दोष, दुखों और कठिनाइयों को दूर करना ही कल्याण का कार्य होता है। दूसरों के संबंध में उसका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा सुखी। देखो, पहला तो क्लियर हो गया, यानी शक्तिशाली हमेशा सही नहीं होता है। अगर व्यक्ति के पास पावर है, वो सही कर रहा है, तभी वो न्याय की श्रेणी में आता है। ये तो समझ गई। अब दूसरा, अन्याय न्याय से श्रेयकर है, इसके संबंध में क्या खंडन किया गया है, तो वो देखिए, आगे देखना है। दूसरे विचार के संबंध में उनका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था श्रेयस्कर है। इस प्रकार प्लेटो थैमिकस की धारणा को अस्वीकार करता है। अब इसको समझ लीजिए समरी में। समरी में समझने का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति है वह न्याय से दुखी हो रहा है और अन्याय में सुख महसूस कर रहा है, तो वही सच्चा न्याय है, वही सही है, ऐसा मानना है थ्रेसिमेकस का। तो ये कहाँ का सही होगा? मतलब न्याय से कोई व्यक्ति दुखी और अन्याय से अगर वो मजे से रह रहा है, सुखी रह रहा है, तो वो सही है? ये तो गलत है ना, ये गलत है। तो इसीलिए सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेयकर है। उसने ये विचार क्यों दिया है? उसने कहा कि जहाँ जिस जगह सुख मिले वही सही है, भले वो अन्याय क्यों ना हो। जबकि प्लेटो ये इसका खंडन करता है। प्लेटो ने कहा न्याय भले ही परेशान हो जाए, लेकिन अंततः न्याय ही सही होता है। इस तरह से प्लेटो ने परंपरागत और क्रांतिकारी सिद्धांत के विद्वानों के जो विचार थे, इनका खंडन किया है। इस तरह से हम प्लेटो के विचारों को जब समझ रहे हैं, तो आगे है कार्यकरण सिद्धांत। तीसरा, कार्यकरण सिद्धांत।
समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर ये चीज़ मेरे रह गई दिमाग से, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। कार्यकरण सिद्धांत, इसके बारे में देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया है ग्लाउकन। किसने किया? ग्लाउकन ने किया है। किस सिद्धांत का? कार्यकरण सिद्धांत का। और इस सिद्धांत पर जो विचार दिए उसका खंडन किसने किया है? प्लेटो ने किया है। तो देखिए आगे, अब ये महानुभाव क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग न्याय क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। तो अब जानते हैं, उनके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। इनके अनुसार न्याय क्या है? एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वस्तु है। इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय के अनुसार बदलती हुई परंपरा है। वर्तमान अनुबंधवादी विद्वानों की भांति यहाँ पे जो विश्वास जो है वो न्याय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी प्राकृतिक अवस्था में निर्बल व्यक्तियों को अनेक कष्ट उठाने होते हैं, इसलिए उन्होंने इसका त्याग कर एक समझौता किया। समझौते के आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ और जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मानदंड निर्धारित करते हैं। यानी जब व्यक्तियों को प्रॉब्लम हुई तब वे एक समझौते पर तैयार हुए और समझौते के द्वारा उन्हें जो न्याय प्राप्त हुआ है, यानी कार्यकरण सिद्धांत। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। तो अब टोटल मिला के इनकी बात यहाँ पे ये आ रही है, दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। तो इस तरह से अब जो कार्यकरण सिद्धांत है वो दिया ग्लाउकन ने। तो अब ये महानुभाव कहते हैं कि दंड के आधार पर हम जो न्याय बनाते हैं, यानी दंड, यहाँ पे समझना कि दंड शक्ति के भय के कारण मनुष्य डरा के, पुलिस डरा के, मारा के, वो जो वहाँ पे करता है ना कि भाई ये तू ये काम कर वरना डंडे पड़ेंगे, इस तरह से दंड की भय, यानी दंड कि मुझे डंडे पड़ जाएंगे, सजा हो जाएगी, वो दंड के भय से मनुष्य न्याय के आधार पर जो कानूनों का पालन करता है वो न्याय है। इस तरह से आप कार्यकरण सिद्धांत समझ गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये इतनी इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पक मत जाना, क्योंकि पक गए तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। अगर फल पकते हैं तो उसका मतलब उसका समय आ गया है। तो आपको पकना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है। तो आगे देखते हैं, यानी ये कहते हैं कि दंड के आधार पे कानूनों का पालन करवाना ही न्याय है, ये महानुभाव कहते हैं ग्लाउकन। तो प्लेटो इनके बारे में कहते हैं तो प्लेटो इस धारणा से सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो देखिए, प्लेटो कहते हैं वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, और वह कहता है आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। यानी बाहरी आधार पर हम व्यक्ति को प्रताड़ित करके न्याय करें तो ये सही नहीं है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में होता है, यानी वो खुद महसूस करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, दंड के भय से नहीं करता है। न्याय का पालन भय और शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। यानी जोर जबरदस्ती से हम कोई भी काम करवाएंगे तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो वही काम, वही चीज़ सही है जो व्यक्ति स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से कोई करता है। यानी
न्याय व्यक्ति के आत्मा में निहित है और व्यक्ति स्वभाव रूप से जो करेगा वही न्याय है। इस तरह से इन विद्वानों के विचारों का भी प्लेटो ने खंडन किया। इस तरह से ओवरऑल आप समझ रहे हैं ना, प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ तक पढ़ा इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ और आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।